JKS myth you want to bust once and for all. जो ये सोच के आ रहे हैं कि बाबू बन जाएंगे, नहीं बाबू नहीं बनते हैं, बहुत काम करना पड़ता है। अगर आप स्टेट सर्विसेज में नहीं होते तो क्या होता? नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर। एक्चुअली ऑपोजिट होना चाहिए था। हाँ। एक लड़की होने के नाते कोई ऐसा प्रेशर था पे जब आप तैयारी कर रहे थे? आप माँ बाप तो बनो ही बनो, उनके दोस्त बनो। कभी अपने बच्चे को किसी से कम मत माने, सबसे पहले उसकी हिम्मत बढ़ाए और उसकी हिम्मत बने। पेरेंट्स ने बोला बस बहन के नक्शे कदम पे चलना है, डॉक्टर बनना है, रखवा दिया मेडिकल। लास्ट में जब रिजल्ट आया, मेरे मार्क्स शिवानी से ज्यादा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सेप्शनल जर्नी बाय उवैस। आज जैसे हमेशा मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता रहा कि मैं ऐसे ऑफिसर्स, ऐसी पर्सनालिटीज को इस पॉडकास्ट में लाऊंगा कि जो आप लोगों को बेसिकली किसी भी फील्ड में आप लोगों को कुछ भी अचीव करना होगा, इस माइंडसेट को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है आप लोग के लाइफ के लिए। और फिलहाल मैं जिस फील्ड की बात कर रहा हूँ, जिस चीज के लिए बात कर रहा हूँ, वो सिविल सर्विसेज है, स्टेट सर्विसेज है। और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है जिनको आज हमने बुलाया है। किया हमने काफी टाइम से इनको जो है इनवाइट करने की कोशिश कर रहे थे, बट फाइनली वी सक्सीडेड। और आज हमने जिन ऑफिसर को बुलाया है, इनका नाम सोनाली अशोक है। ये 2022 में इन्होंने स्टेट सर्विसेज क्वालिफाई किया विद रैंक 135 और इनको पहली पोस्टिंग मिली है स्टेट में। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मोस्ट वेलकम कि आप फाइनली हमारा इनविटेशन आपने एक्सेप्ट किया और आप हमारे पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच ओवेस, फीलिंग इज सेम हियर। मैं भी काफी टाइम से आना चाह रही थी, चलो ऊपर वाले ने चाहा तो आई एम हियर। मैं आई एम वेरी ग्लैड क्योंकि स्पेशली इसलिए जब मैं मेंटोर कर रहा होता हूँ, जब मैं बच्चों को हेल्प कर रहा होता हूँ तैयारी के लिए सिविल सर्विस, स्टेट सर्विस, आई नो कि इसमें किस तरह का माइंडसेट चाहिए होता है, बट बीइंग अ गर्ल इट इज लिटिल मोर डिफिकल्ट। तो इस वजह से भी मैं खुश हूँ कि आपने मेरा इन्विटेशन। हम बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे कि जो गर्ल चाइल्ड के लिए, एक बच्ची जो है कौन कौन सी चीजें फेस करते हैं, उनको कैसे इस चीज से निकलना चाहिए और इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहिए, ये सारी हम बातें करेंगे। सो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं जस्ट पहला सवाल मेरा रहेगा कि आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? बेसिकली मेरी रूट्स जो हैं वो किश्तवाड़ की हैं। ओके। लेकिन मैं बॉर्न बॉटअप सब मेरा स्कूलिंग एंड ऑल जम्मू से ही हुआ है, तो यू कैन कॉल मी ए जम्मू गर्ल। ओके। हाँ। तो जम्मू में स्कूल वगैरह क्या, कहाँ पढ़ाई की आपने? ग्रेजुएशन कहाँ से किया? स्कूलिंग मेरी हुई है मायर से, मॉडल एकेडमी बीसी रोड, जो कि जम्मू का वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड स्कूल है, आपको पता होगा। कॉलेज देयर आफ्टर मेरा हुआ जीजीएम साइंस कॉलेज। उसके बाद मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन बॉटनी में हुई जम्मू यूनिवर्सिटी से। एंड उसके बाद देन आई वाज लाइक कि बस बहुत पढ़ाई हो गई, बहुत हायर डिग्रीज ले ली, अब हम सिविल सर्विसेज पे फोकस करते हैं, जो कि ग्रेजुएशन के बाद मैं वैसे भी करना चाहती थी, बट पेरेंट्स इंसिस्टेड कि नहीं पहले पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, एक ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी तो सिविल सर्विसेज में हमें पता ही है, 99% अनसर्टेनिटी है, 1% सर्टेनिटी है। तो उसके बाद मैं लग गई 2020 ऑनवर्ड्स एंड 2022 में आपने क्वालिफाई, यानी आपने 21 में प्रिपरेशन स्टार्ट की। 2020 यू कैन से। दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट? सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्या हादसा हुआ है वो भी बताएंगे। हाँ, वो हम आगे पूछेंगे आपसे, बट फिलहाल तो क्योंकि मैं आपकी स्कूलिंग और आपकी ग्रेजुएशन या आपने मास्टर्स की हुई है, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको आया कहाँ से माइंड में कि मुझे सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज में जाना चाहिए या इस तरह के बड़े एग्जाम से मुझे क्वालिफाई करना चाहिए? मेरी जिंदगी में ना क्या रहा है हमेशा से ही कि फरिश्ते कहते हैं इंसानों के रूप में ना भगवान ने हर पड़ाव पे रखे थे। कहते हैं कि सोचा हुआ था कि इसको रास्ता दिखाने के लिए ये इंसान जो है जिंदगी में लाना जरूरी है। राइट फ्रॉम माई स्कूल, मैं एक नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर हूँ और मुझे वहां भी बैडमिंटन में आगे करने वाली हमारी स्पोर्ट्स टीचर थी, जो मेरी मदर की भी टीचर रह चुकी हैं।
उषा चुन्नी, वो काफी फेमस मॉडल एकेडमी की टीचर थी स्पोर्ट्स की, तो वो मुझे हमेशा आगे करते थे। उनके आगे करने का नतीजा ये हुआ कि मैं 5 नेशनल्स बैडमिंटन के J&K स्टेट को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो मैं सारा क्रेडिट उनको दे दूं क्योंकि मुझे खुद से पता ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं। मेरी 5th तक गांव में पढ़ाई हुई है, चंद्रकोट में, मेरी मदर की पोस्टिंग वहां थी। तो 6th में गांव से बच्चा जो बिल्कुल सिटी के स्कूल में आता है ना, तो उसको ट्रांजिशन करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो मैम एक उस टाइम पे मुझे तो एंजल ही लगते थे कि उन्होंने मेरी स्पोर्ट्स की जर्नी वो जो है वहां से कंटिन्यू करवाई। तो कॉलेज में जब मैं पहुंची, कॉलेज में कैसे पहुंची उससे पहले हमारा आपको पता है कि 10th ऑनवर्ड्स उस टाइम पे डॉक्टर्स या इंजीनियर्स, ये दो प्रोफेशंस बहुत डोमिनेंट थे हमारी सोसाइटी में आज से 10 साल पहले। तो मेरी बड़ी सिस्टर डॉक्टर हैं, तो पेरेंट्स ने बोला बस बहन के नक्शे कदम पे चलना है, डॉक्टर बनना है। रखवा दिया मेडिकल। अब दिया JK CT हमारा उस टाइम पे होता था। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, MBBS नहीं हुआ, BDS भी वेटिंग लिस्ट में आया, फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया। तो पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, BDS में नहीं करवाना है, MBBS ही करवाना है। मैंने कहा ड्रॉप करते हैं। ठीक है, ड्रॉप किया। दूसरी बार कुछ भी नहीं मिला। दूसरी बार फिर BDS भी नहीं मिला। अब घर वाले थोड़े सीरियस हो गए कि अब क्या करें। तो उन्होंने कहा अब तो एडमिशन करवानी पड़ेगी ग्रेजुएशन में। और मैं ऐसे मतलब मेरी तो जिंदगी खत्म, मैंने तो डॉक्टर बनना था, अब क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने कहा जो करना है करो, आप कॉलेज डिसाइड करो, आप सब्जेक्ट डिसाइड करो, जो करना है। तो मेरे सारे कॉलेजेस में आ गया था नंबर, परेड कॉलेज, गांधीनगर एंड साइंस कॉलेज। तो घर वालों ने बोला साइंस कॉलेज पास है, तो मैटाडोर डायरेक्ट जाती थी। तब कोई हमारे पास पर्सनल व्हीकल्स नहीं होते थे, तो ये मैटाडोर से आने जाने में आसानी रहेगी, ये कॉलेज सिलेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट भी फादर साहब ने सिलेक्ट किए, बॉटनी, जोलॉजी एंड जियोलॉजी। अब बॉटनी जोलॉजी तो पता था, जियोलॉजी नई चीज थी जिसका पता भी नहीं था कि क्या है क्या नहीं। और रॉक्स एंड अर्थ रिलेटेड स्टडीज होती है, स्टडी ऑफ रॉक्स। हाँ, तो अब उसमें मुझे डलवा दिया। अब मैं पहले दिन जब गई ना, मैं रोते रोते कॉलेज कि भगवान, मैंने तो GMC जम्मू जाना था बहन की तरह, और ये मैं कहाँ गई। और मेरे साथ वाले स्कूल के जितने भी 3-4 क्लोज फ्रेंड्स थे ना, वो सब GMC जम्मू। तो वो और ज्यादा कहते हैं ना, दोस्त फेल हो दुख होता है। दोस्त लेकिन आपका पास हो या आपसे ज्यादा हो तो ज्यादा दुख होता है। ऑल इज वेल का वो डायलॉग है, तो कुछ वैसा ही। तो मैंने कहा ये कहाँ आ गई, मेरी लाइफ तो खत्म। तो एनीवेज फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर ना किया जैसे तैसे। मैंने कहा क्या ही करना है ये पढ़ाई करके, ऐसे ही करते हैं। मेरे कोई ज्यादा मार्क्स भी नहीं आते थे, 65-66%, और कॉलेज में 72-73 टॉपर जाता था। टॉपर ऐसा था, मतलब 72-73 पे टॉपर होता था, तो मैं 65-66 के अराउंड मेरे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में। अब यहाँ से कहते हैं कि जिंदगी में फरिश्ते कैसे आते हैं। मैं जब 3rd सेमेस्टर में एंटर की तो हमारे कॉलेज में न्यू टीचर, एक प्रोफेसर ज्वाइन किए ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जियोलॉजी के। तो उन्होंने पता नहीं मुझे ऑब्जर्व किया लैब्स में एंड ऑल, तो उनके साथ थोड़ा कॉन्वर्सेशन वगैरह हुआ। उन्होंने पहली बार मतलब मेरे दिमाग में ये चीज डाली कि I see an IAS और KS मटेरियल इन यू। तो मैं चुप, नए टीचर थे एंड ऑल। बाद में जाके मैंने कहा हाँ ऐसे हिल गए, इनको पता नहीं क्या दिख गया है, ऐसा क्या, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी सिविल सर्वेंट बन जाते हैं। तो उन्होंने ना काइंड ऑफ मेंटोर यू कैन से, तो मेरा पूरा कि तुम्हारा क्या बैकग्राउंड रही है, कितना पढ़ा है क्या। तो मैंने कहा सर मुझे तो MBBS करना था, मैं तो फंस गई यहाँ पे, मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ, ये टाइम पास डिग्री कर रही हूँ ग्रेजुएशन। तो कहती क्यों, अब तुम उस जर्नी से बाहर निकलो, वो चीज हो गई, आगे का देखो। तो मैंने क्या करना है आगे, कुछ पता है? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं पता, और सच में नहीं पता था। तो सर ने मुझे कहा तुम्हारी परसेंटेज कितनी आई है प्रीवियस सेमेस्टर में? मैंने कहा सर अराउंड 65-66। अच्छा, मैं 3rd सेमेस्टर में तुम्हें एक टारगेट दे रहा हूँ, तुम्हें 70 क्रॉस करना है, आई विल गिव यू सम रिवॉर्ड। बच्चा 18 साल की होंगी मैं उस टाइम पे। मैंने कहा अच्छा चलो मुश्किल है, करके देखते हैं। अब एग्जाम आने वाले थे और मैं इतने ना क्लास में नोट्स वगैरह नहीं बनाती थी, अटेंडेंस के लिए लेक्चर अटेंड कर लेती थी, नोट्स वगैरह नहीं। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है एक शिवानी, अभी भी मेरी फ्रेंड है, वो बहुत नोट्स बनाती थी। अब मैंने कहा कि इसको 15 दिन के लिए हाईजैक करो, घर ले जाओ, जितना टाइम एग्जाम्स चल रहे हैं इसको बोलना है तू भी पढ़ मुझे भी पढ़ा। वो 15-20 दिन में शिवानी बेचारी ने खुद भी पढ़ा, मुझे भी पढ़ाया। लास्ट में जब रिजल्ट आया मेरे मार्क्स शिवानी से ज्यादा। जो पूरा सेमेस्टर पढ़ती रही
लास्ट में वो मुझे ऐसे देख रही है कि ये क्या, इसको मैंने पढ़ाया और ये मेरे से ऊपर निकल गई। तो आई गॉट अराउंड 72%। हाँ। मुझे 70% का टारगेट अचीव कर लिया, वो अचीव हो गया। मैं बहुत खुश, मैं सर के आगे, सर मैंने कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। तो रिवॉर्ड तो कुछ नहीं, शाबाशी वगैरह। तो अच्छा अब तुम्हें ना एक और चीज करनी है, अगले सेमेस्टर के लिए तुम्हें और डेडिकेटेडली पढ़ना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें सेमेस्टर टॉप करना है। मैंने कहा ये ना सर कुछ सठिया गए हैं, हाँ, ये नहीं हो सकता, ये क्या बोल रहे हैं, इतने ये धुरंधर मेरे साथ बैठे हुए हैं, सेमेस्टर टॉप करना है, मजाक होता है ये कोई। तो चलो पढ़ा जैसे तैसे। जब हमारा 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आया, शिवानी कॉल्ड माय मदर, आंटी सोनाली टॉप द सेमेस्टर। मम्मी कहते नहीं तूने गलत रिजल्ट देखा है, सोनाली का नहीं होगा, ये इतना इसको शौक ही नहीं है ग्रेजुएशन में पढ़ने का, तो इसका नहीं होगा। कहती नहीं आंटी मैंने आपको भेजा है रिजल्ट, आप चेक करो। तो मैं वहां चेक कर रही हूँ और हमारे जो पिछले 2-3 सेमेस्टर से टॉपर रह रहे थे, मैं उनका भी देख रही हूँ कि इसके मार्क्स कितने हैं, मैं देख रही हूँ उसके भी मेरे से कम। तो मैंने कहा ये सेमेस्टर सच में टॉप हो गया। तो वो प्रोफेसर भी हैरान कि ये बच्चा, मतलब जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वो मैं नहीं बोल रही कि मेरी चॉइस से, वो कहते हैं ना ऊपर वाले ने रास्ता बनाया होता है। देयर आफ्टर मेरी परसेंटेज 4th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स 80s अबव आने लग गई, 80s के अराउंड। अमेजिंग। तो कहाँ 65 से, तो उन टीचर का नाम जानना चाहेंगे? हाँ, वो प्रोफेसर हैं, आई थिंक वो कठुआ या एमएएम में आज पोस्टेड है कहीं, विमल आर्यन उनका नाम है। विमल आर्यन। हाँ, तो मैं ऐसे लोगों को तो स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूंगा कि जो, मतलब ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास ऐसे टीचर जो आप में एक स्पार्क डाल देते हैं। उनको क्या माइंडसेट से उन्होंने वो चीज बोली होगी उस टाइम, बट दैट वाज देयर इन योर माइंड। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो इतना साइंस कॉलेज में इतने बच्चे हैं, पर्टिकुलरली वो एक स्पॉट करना बच्चा, उसमें कुछ स्पार्क देख लेना जो खुद भी मुझे भी नहीं पता था कि आई कैन डू इट। तो वो चीज जब एक आपको कहते हैं ना कोई रास्ता सही दिखाता है और उस पर चलने की हिम्मत देता है, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ऊपर वाला भी साथ देता है। तो देयर आफ्टर मेरी अच्छे मार्क्स आना शुरू हो गए एंड बाय द एंड ऑफ माय ग्रेजुएशन मेरे ठीक ठाक 75 के अराउंड एग्रीगेट तीनों साल की परसेंटेज पहुंच गई थी, जो पहले साल में कहीं 65 पे घूम रही थी। तो अब रिजल्ट जब खत्म हो गया सब, उसके बाद हमारा JUET एंट्रेंस रहता है मास्टर्स के लिए। अब मुझे उन्होंने जब इतना बोल दिया था, अब मैंने भी घर वालों के आगे बोल दिया मुझे सिविल सर्विसेज करना है, जबकि मैं पढ़ती चढ़ती कुछ भी नहीं थी सिविल सर्विसेज का। बस एक वो अरिहंत की जीके की बुक आती थी उस टाइम पे, वो बस देखती थी, क्योंकि उस टाइम पे पैटर्न 15-16 में ऐसा ही होता था। उसके बाद ये पैटर्न चेंज हुआ है। 16 की आप बात कर रहे हैं, हाँ, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। 17 में मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई है। तो उस टाइम पे तो घर वाले बोलते ठीक है कर लेना, पहले पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो। तो मैंने कहा फिर से जूट के लिए पढ़ो, वो JKCT वाला एंट्रेंस, अब ये जूट वाला एंट्रेंस। मैंने कहा ठीक है, होपफुली वो क्वालिफाई हो गया जूट। एंड देखो वहां पे भी क्या लाइफ ने फिर से एक यू टर्न लिया कि मेरी बॉटनी, जियोलॉजी, EVS, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स में सीट निकल गई। मैं पर्सनली जोलॉजी में करना चाहती थी, जोलॉजी में मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में। ओके। और वेटिंग लिस्ट में जो लड़की मेरे से ऊपर थी, शी वाज हैविंग 69.005 एग्रीगेट स्कोर एंड आई वाज हैविंग 69.00। तो 0.005 की अहमियत उस दिन पता चली कि क्या होती है। अब मैं कि भगवान मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है एंड ऑल। तो रोना धोना। फिर पापा ने बोला तुझे सिविल सर्विसेज करना है ना? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा पोस्ट ग्रेजुएशन अब फंसा दिया, मुझे नहीं ये बाकी सब्जेक्ट्स में करना। कहते बॉटनी के ना बहुत KS ऑफिसर्स आते हैं, तो तू बॉटनी ज्वाइन कर। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कर लेती हूँ, अब जोलॉजी तो मिला नहीं, किसी में भी करा लो बराबर ही है। तो बॉटनी में एडमिशन करवा दिया मेरा। ठीक है, अब बॉटनी डिपार्टमेंट जो जम्मू यूनिवर्सिटी का है ना, उससे कांपते हैं लोग। क्यों? क्योंकि वहाँ का वर्क कल्चर और डिसिप्लिन इतना हाई है कि वहाँ पे एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। वो सुबह 9 बजे शुरू होते हैं, शाम के 7 बजे तक वो बिठा के पढ़ाते रहते हैं। एंड यू वोंट बिलीव कि मैं स्टार्टिंग के 1-2 महीने में 3-4 बार फेंट हो गई हूँ वहाँ पे। इतनी पढ़ाई, हाँ इतना कौन पढ़ाता है भाई। और हमारे प्रैक्टिकल्स भी होते थे 4-4, 5-5 घंटे के, तो मैं लिटरली फेंट हुई हूँ। ये बॉटनी वालों को पता भी है कि यही लड़की फेंट होती है। तो
जैसे तैसे मैंने कहा ये मैं गलत फंस गई। मैं रोते रोते ना उन्हीं प्रोफेसर के पास गई। मैंने कहा सर आपने मुझे बोला था सिविल सर्विसेज करना है, मेरे घर वालों ने यहाँ फंसा दिया। कोई बात नहीं, 2 साल की बात है, हो जाएगा। मैंने कहा सर यहाँ पे एक एक दिन इतना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, मैं नहीं पढ़ सकती। तो कहते कोई बात नहीं, देखना ये भगवान तुम्हारी कोई परीक्षा ले रहा है, आगे यही काम आएगा। तो वो मतलब ना हर पॉइंट पे उन सर ने इतना सपोर्ट किया ना, इतना सपोर्ट किया। छोटे बच्चे को जैसे चॉकलेट देते हैं ना, लिटरली उन्होंने मुझे ऐसे चॉकलेट दिया कि जाओ बच्चे जाओ। तो मैं चले गई वापस, और मेरे बाकी क्लासमेट्स ना हंस रहे हैं मेरे पे, बॉटनी वाले। आ गई वापस? तो मैं आ गई, बैठ गई। अब मैंने कहा यहाँ पे टाइम तो काटना है, इन्हीं के साथ काटना है, तो हंस के ही काट लो। तो बॉटनी में मुझे ना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मुझे ऊपर से जाती थी आधी से ज्यादा चीजें। फिर मैंने कहा अब क्या करें क्या करें। जैसे तैसे पहला सेमेस्टर निकला, परसेंटेज वही अराउंड 60-65 इतना ही कुछ आ रही होगी। दूसरा सेमेस्टर भी निकला। अब दूसरे सेमेस्टर के दौरान हमारा ना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट रहता है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर का, जैसे नेट होता है वैसे ही स्टेट का भी होता है। उन सर ने मेरा फॉर्म भर दिया था, और एग्जाम से ना 2 दिन पहले मुझे ना कहते हैं कि सोनाली तुम कहाँ पे हो। मैंने कहा सर यूनिवर्सिटी। ओके मैं भी यूनिवर्सिटी आया हूँ किसी काम से, तो तुम्हारे लिए कुछ लाया था। मैंने कहा ओके सर मैं आती हूँ। मुझे एडमिट कार्ड पकड़ाते हैं। मैंने कहा सर ये ना जो एमएससी कर लेते हैं ना बच्चे, वो जाते हैं ये एग्जाम देने। कहते कोई बात नहीं, संडे को एग्जाम है तो तुम दे आना 2 दिन पहले एग्जाम से। मैंने कहा गया ये वीकेंड में। मैंने कहा पढ़ा तो है नहीं, क्या ही करके जाऊंगी, चलो मैं एग्जाम देने चले गई। तो एग्जाम जब दे के आई वो सेट का, मैंने कहा थोड़ा 10 दिन पहले ही एडमिट कार्ड देते, एग्जाम तो ठीक ही लग रहा है, थोड़ा पढ़ लेती तो क्या पता क्वालिफाई हो ही जाता। बाहर आ रही हूँ, बच्चे देख रहे हैं कि एग्जाम नहीं अच्छा हुआ, ये नहीं हुआ। मैंने कहा मैं बिना पढ़े फिर भी ठीक करके आई हूँ, इनका क्यों नहीं ठीक हुआ। तो चलो वो सेकंड सेमेस्टर भी निकल गया, एग्जाम भी निकल गया। थर्ड सेमेस्टर में क्या हुआ, हमारे एक प्रोफेसर हैं बॉटनी के, बहुत स्ट्रिक्ट प्रोफेसर, एचओडी थे उस टाइम पे हमारे। तो वो हमें टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स एक सब्जेक्ट रहता है, वो पढ़ाते थे। हमारे इंटरनल एग्जामिनेशन भी यूनिवर्सिटी के होते थे। उनके सब्जेक्ट में मेरे क्लास में लोएस्ट मार्क्स आए, 20 में से 7। और सर ने 30 बच्चों के सामने खड़े होके ना लिटरली कहते ना आधा 40 मिनट कोई जलील करना, निंदा की उन्होंने। ओहो तुम क्या करोगी जिंदगी में, ये तो तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं है, बाकी वालों को देखो तुम्हारे सबसे कम आए, 10 नंबर भी नहीं आए तुम्हारे। तो मैं चुप 30-40 मिनट, अब इतने बड़े प्रोफेसर हैं कुछ बोल नहीं सकते, मैं चुपचाप सुन रही हूँ। उसके बाद जब सर गए ना, बाकी क्लास वाले ऐसे मेरे को देख रहे हैं कि हाय हाय बेचारी। तो मैं उनको बोल रही हूँ कुछ नहीं हुआ, चिल चिल, मैं उनको शांत करा रही हूँ कि डांट मुझे पड़ी है। वो बेचारे ऐसे हो गए थे कि बेचारी को इतनी डांट पड़ गई। वो दिन हुआ। फिर ऊपर वाले का देखो आप करिश्मा, अगले दिन सेट का रिजल्ट आया और क्लास में 2 बच्चों का सेट हुआ। And you qualified. एक रोल नंबर 1, वो तो स्टार्टिंग से ही टॉपर था। तो एक मैं, एंड वो सर मुझे कहीं, उनको मैं कॉरिडोर में चलती हुई दिख गई। ही गॉट टू नो कि क्लास में से 2 बच्चों ने क्वालिफाई किया एंड सोनाली इज वन। तो सर कॉल्ड मी, सोनाली यू क्वालिफाइड सेट, यू वर स्टडीइंग फॉर दैट। मैं चुप, मैंने कहा ओह यू आर ए ग्रेट गर्ल एंड ऑल। मतलब वो ना पैराडिम शिफ्ट कहते हैं ना, सर के विचार ही बदल गए, जज्बात बदल गए। मैंने कहा ओके। मेरे साथ एक मेरी क्लासमेट और थी, उसको देखो सीखो सोनाली से, ऐसे बच्चा बनो, ये करो वो। मैंने कहा वाह यार, इतनी कदर पड़ती है कि एग्जाम क्वालिफाई करने पे। चलो जैसे तैसे सेट भी हो गया, 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर भी हमारा हो गया। अब जब मेरे 4th सेमेस्टर के एग्जाम थे ना, फिर देखो फरिश्ते कैसे रब ने रखे होते हैं। अब पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होने वाली है, उसके बाद क्या करना है, अब दिमाग में एक पीएचडी वाला एंगल भी आ जाता है, क्योंकि मास्टर्स की थी, सेट भी हो गया था। तो एक फिर एंगल आता है सिविल सर्विसेज का। तो फैमिली फ्रेंड्स में ही एक हमारे हैं नोन, उन इंस्टाग्राम पे तो मेरी बात हुई उनके साथ। तो वो बोलते हैं कि सोनाली, उन्होंने बीडीएस की है खुद, कि तुमने क्या सोचा है पीजी के बाद करने का। तो मैं टशन में देखती हूँ पीएचडी या सिविल सर्विसेज, दोनों में से कुछ एक कर लूंगी। तो अच्छा, तो अभी तुमने सोचा नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। आपने सोची, बात तो सही बोल रहा है, मेरा लास्ट सेमेस्टर कुछ दिनों में मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो मैंने तो सोचा ही नहीं आगे क्या करना है। तो ही वॉज टेकिंग कोचिंग इन दिल्ली। तो उसने बोला तुम ना दिल्ली में कोचिंग ले लो, यहाँ कोचिंग बहुत अच्छी मिलती है अगर तुम्हें सिविल सर्विसेज करना होगा। मैंने कहा हाँ देखेंगे। मैंने कहा दिल्ली कौन जाएगा, घर वाले पता नहीं भेजेंगे कि नहीं, और अनजान शहर में अकेले कैसे मैं करूँगी। मैंने कहा बोलना तो बहुत आसान होता है।
तो सडनली आफ्टर फ्यू डेज ना फादर साहब ने पूछ लिया कि तूने क्या करना है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। तो अब मुझे ना दिमाग में वो बात तो उसकी थी, मैंने कहा मुझे ना कोचिंग लेनी है दिल्ली। मुझे पता था नहीं मानना है इन्होंने, कहाँ ही बोलेंगे, तो मुझे कोचिंग के लिए भी दो। कहते ओके जाओ लो कोचिंग, यू वांट टू डू इट गो। बाद में ये नहीं बोलना कि मेरे बाप ने मेरे पे पैसा नहीं लगाया। तो मैंने कहा हाँ ये तो मान गए पहली बार में, अब क्या करूं, अब तो मैं फंस गई। तो मैंने कहा अब तो जाना पड़ेगा। एंड जैसे तैसे मेरी एडमिशन हुई, सब हुआ, अंदर से डर रही हूँ। और उस टाइम पे मेरे फादर साहब यहाँ थे भी नहीं, वो मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो डिफेंस फोर्सेस में, तो मुंबई में मेरे फादर साहब वहाँ पे थे। अब जाना भी खुद, वहाँ सब खुद करना। गई जैसे तैसे, अपने लिए फ्लैट ढूंढा, कोचिंग का वो एक पॉकेट मनी जो मिलती थी, एक पूरा वो बैलेंस्ड वे में अपना महीना कैसे करना है, खर्चा करना है। और वहाँ पे 600-700 का बैच होता है, इतने बड़े बड़े बैचेस होते हैं। वहाँ पे सीट पहले अपने लिए ढूंढना है, आधा 1 घंटा पहले आपको लाइन में लगना पड़ता है कि आपको सीट ऐसी जगह मिले जहाँ आप टीचर को सुन पाए, देख पाए। तो वो जर्नी स्टार्ट हुई। अब वही किस्मत का फिर खेल, कोविड आ गया। ये 19 जुलाई ऑनवर्ड्स की बात है, 2019 ऑनवर्ड्स जुलाई में मैं गई। तो मार्च में हमारा 2020 में कोविड का वो आ गया। तो उस टाइम पे जब ये हुआ कोविड का, तो घर वालों ने बोला नहीं 2-4 दिन के लिए आ जाओ, अभी वहाँ पे केसेस आ रहे हैं तो आ जाओ। मैंने कहा ठीक है 2-4 दिन की बात है, आ जाते हैं। बुक्स वगैरह सब दिल्ली में। और 23 मार्च को आई थिंक वो जनता कर्फ्यू लॉकडाउन नेशन वाइड, 23 मार्च को। ओहो, उसके बाद तो वो कंटिन्यू, वो इतना डिप्रेसिंग फेज कि बुक्स सारी वहां रह गई, नोट्स सब। हम तो 2 दिन सोच के घर आए थे। वो लॉकडाउन महीने दर महीने बढ़ता गया, ऊपर से वो तो पूरी वर्ल्ड के लिए वो टाइम बहुत डिप्रेसिंग था। तो वो 7-8 महीने गंदे वाले वेस्ट कहते हैं ना, वो हुए। कहीं अक्टूबर नवंबर में जाके फिर थोड़ा जब रिलैक्सेशन मिली लॉकडाउन में, तो देन आई वेंट टू दिल्ली। और वो बुक्स वगैरह अपनी सब शिफ्टिंग एंड ऑल हुआ, तो अब जम्मू आ गए। लकीली जनवरी 2021 में केएस की वैकेंसीज हमारी इंट्रोड्यूस हुई। और ये मुझे लगता है 4-5 साल बाद, आफ्टर आर्टिकल 2019 पहली बार ये एग्जाम होने लगा था। मैंने कहा चलो अब 220 187 पहले जब आई, 187 जब आई तो फॉर्म भरा, सब किया। अब उसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है डोमिसाइल। हमारा वो 2019 के बाद पीआरसी का रहता है। इनका ओ शिट, मैंने तो डोमिसाइल बनवाया ही नहीं है। मैं पापा से लड़ रही हूँ, आपने मेरा डोमिसाइल क्यों नहीं बनवाया एंड ऑल। तो अच्छा इसका क्या यूज है? मैंने कहा क्यों नहीं यूज है, फॉर्म भरना, अब कैसे मैं फॉर्म भरूंगी। अब मैंने डोमिसाइल वगैरह के लिए अप्लाई किया। अब हमारे वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ना, वो मेंस के टाइम पे स्क्रूटिनाइज होते हैं, तो प्रीलिम्स के टाइम पे होते नहीं है। अब मेरा जब वो डॉक्यूमेंट बन के आया, लास्ट कट ऑफ डेट जो थी प्रीलिम्स के फॉर्म भरने की, उसके हफ्ते बाद बन के आया। फॉर्म तो भर दिया, लेकिन प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हो गया, ठीक है, फर्स्ट वाला। मेंस में जब 1-2 महीने का टाइम रहता था, उस टाइम पे एक रिजेक्शन लिस्ट आती है पीएससी की, और उसमें मैं अपना नाम देखती हूँ। 1 महीना भी नहीं, आई गेस 2 वीक्स पहले, मेंस के एग्जाम के 2 वीक्स पहले। मैंने कहा ये क्या मजाक हो गया मेरे साथ। तो उसमें मैं पीएससी गई, तो दे सेड कि आपका ना डोमिसाइल ये कट ऑफ डेट के बाद बन के आया है, तो यू वॉन्ट बी एलिजिबल टू सिट इन द एग्जाम। ये हमारा जो मतलब रहता है प्रोसेस, उसमें ये नहीं। अब मैं शॉक्ड, मैं रो रही हूँ, मैं घर वालों से लड़ रही हूँ, आपने नहीं बनाया, ये वो फलाना ढींगना, मैं तो दिल्ली थी, आपको देखना चाहिए था। तो अब क्या बोलूं, गलती तो खुद की भी थी कि खुद भी अवेयर रहना चाहिए था। तो अब मैं सोचूं क्या करूं। 2 वीक्स पहले ये हुआ, और साइमल्टेनियसली मैं एसएसबी की भी तैयारी कर रही थी, कि सोच रही थी कि चलो जॉब तो पकड़ लें, फॉर्म वगैरह भरे हुए थे। जब ये एपिसोड हुआ, उसके एग्जैक्टली 1 वीक बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम था। अब मैंने कहा 2 ऑप्शन है, या तो रोना धोना करो या स्विच करो। फाइनेंस अकाउंट का पढ़ लेते हैं थोड़ा, क्योंकि ऑल्दो सेम ही है, जिसने पीएससी या पीएससी के लेवल की तैयारी की है, तो एसएसबी का भी वो थोड़ा बहुत देख ही लेगा। मैंने स्विच कर ली प्रिपरेशन, एंड मेरा वो एग्जाम क्वालिफाई हो भी गया। और मीनवाइल कोर्ट से कुछ बच्चों ने ले आए थे, हाँ, तो उनको वो रिलैक्सेशन एग्जाम में बैठने की मिल गई, और मैं मेंस के एग्जाम में भी बैठ गई, ठीक है। तो वहां से फाइनेंस वाला भी क्वालिफाई हो गया। उसके बाद मैंने सब इंस्पेक्टर के भी एग्जाम्स दिए 2 बार, वो भी क्वालिफाई हो गए, बट वो सब कैंसिल हो गए बाद में।
वो कुछ स्कैम उस टाइम पे हुआ था। तो फिर मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, कहीं मैं रिजेक्शन में जा रही हूँ, कहीं पे एग्जाम कैंसिल हो रहा है, ये हो क्या रहा है। तो वो सब भी कैंसिल हुए। तो जब ये 2022 की वैकेंसीज हमारी आई ना, मैंने कहा नहीं, अब ऊपर वाला है इतने मत परीक्षा लेना कि 4-5 एग्जाम्स क्वालिफाई करके वो सब कैंसिल हो रहे हैं, कहीं रिजेक्शन में जा रही हूँ, कुछ तो अच्छा करो। 2022 में फिर जब इसका हमने फॉर्म भरा, इसका मेंस जब आया, अब इसके मेंस जब आया, इसकी भी अलग ही स्टोरी। मेरी सर्वाइकल एक मेरे को प्रॉब्लम थी, वो इतनी ज्यादा उस टाइम पे बढ़ गई क्योंकि सिटिंग ज्यादा करनी पड़ती है मेंस के टाइम, आंसर राइटिंग एंड ऑल। अब मैं रो रही हूँ मम्मी के सामने कि मेरी तैयारी तो ठीक है, लिखूंगी कैसे, वहां 3-3 घंटे लिखना है और एक दिन में 2 पेपर्स देने हैं, 6 घंटे कैसे लिखूंगी, मेरी बॉडी स्ट्रेंथ नहीं दे रही है। अब वो भी परेशान कि अब ये अगर लिख नहीं पाएगी तो एग्जाम कैसे क्वालिफाई होगा। यू वोंट बिलीव, मैं 15-20 दिन रेगुलरली पेन किलर्स खाए हैं और ड्यूरिंग द मेंस वो मैं पेन किलर्स खा के जो एग्जाम दिया है, हाँ मेंस का दिया है, पेन किलर्स खा के। और मेरे पास ना एक वो ऑयल बाम रहता था, वो 24/7 ना मेरे पाउच में रहता था कि जैसे ही अगर पेन आई उसको रब करो, और ना उसकी स्मेल भी ना वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में फैल जाती थी और बच्चे ऐसे देखते थे ये जंडू बाम कहाँ से लगा के आ गए। अब क्या करना, जैसे तैसे मतलब मेडिसिन खा के मेंस दिया और मेरे एग्जाम काफी अच्छे हो गए। और जिस दिन मैं लास्ट एग्जाम देख के आई थी ना, उस दिन मैंने घर वालों के सामने खुद को डिक्लेयर कर दिया था कि आई एम कमिंग KAS ऑफिसर। घर वाले बोल रहे हैं थम जा, अभी इंटरव्यू भी है। तो कहते हैं ना कि ऊपर वाला कुछ वो इंट्यूशन या खुद में आपको लगता है कि नहीं यू आर गुड इनफ, तो वो चीज हुई। लास्ट में जब मेंस का रिजल्ट आया, इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गई, इंटरव्यू श्रीनगर। अब मैं श्रीनगर मुझे लगता है 3rd या 4th स्टैंडर्ड में गई थी, उसके बाद कभी गई नहीं। तो अब मैंने फादर साहब को, नहीं मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आप साथ चलो, क्योंकि डर भी लगता है कि इंटरव्यू के लिए जा रहे हो फर्स्ट टाइम। तो मैं गई इंटरव्यू के लिए, और जिस दिन मेरा इंटरव्यू था आई रिमेम्बर, मैं जब वहां बैठी मैं सबको देख रही हूँ, सब इतने स्टूडियस एंड ऑल, सब लगे हैं रिवाइज करने, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी फुटवेयर साइड पे रख के हनुमान चालीसा ना वो 3-4 घंटे रिसाइट कर रही हूँ। ये नहीं कि कुछ रिवाइज कर लूँ या कुछ, मैंने कहा नहीं बस ऊपर वाला ही आज है, वो रिसाइट कर रही हूँ। आया जब मेरा नंबर, तो मेरा इंटरव्यू 30-35 मिनट्स चला। राइट फ्रॉम किश्तवाड़, मेरी रूट से लेके नेशनल्स, NCC कैडेट भी मैं रही हूँ, स्कूलिंग, कॉलेज, ग्रेजुएशन, करंट अफेयर्स, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने। एंड मैंने भी कुछ नहीं छोड़ा, मैंने भी सब जवाब, आई गेस 99% मैंने आंसर्स तो दिया। लास्ट में जब हमारा फाइनल रिजल्ट आउट हुआ, सिलेक्शन हुई, सब हुआ, इंटरव्यू में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे। अमेजिंग। कितने 183। हाँ, और उसमें चाणक्य वालों का भी योगदान है। एक मॉक इंटरव्यू में यहाँ भी देने आई थी। हाँ करेक्ट, आई रिमेम्बर। हाँ। आपने मॉक दिया था। 183 मार्क्स आपके बैच में हाईएस्ट थे उस टाइम। हाईएस्ट थे। तो पर्सनालिटी डेवलप उसमें जो आपने टेस्ट दिया है, तो इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में अगर कभी भी किसी बच्चे को सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज जैसे एग्जाम्स में अपेयर होते हैं, जैसे अभी मेंस खत्म हुआ है, कल ही खत्म हुआ है, बिल्कुल, तो फिर बाद में 2 महीने के बाद जब भी आप लोगों का इंटरव्यू होगा, तो शी इज द पर्सन जो आपको हेल्प कर सकती है, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स पर्सनालिटी टेस्ट में एक बहुत ही डिफरेंट बॉल गेम है ये, जिसमें आपको हर तरीके से, ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ नॉलेज टेस्ट तो होता नहीं है, बट कंप्लीटली पर्सनालिटी देखते हैं। तो आई एम श्योर जब आप लोग को हेल्प चाहिए होगी, विल कॉल हर आल्सो कि वो हमें 1-to-1 आप लोग को उस टाइम हेल्प कर सके। बट coming back to the mindset, I basically want to speak regarding the mindset that we need. हम एक सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज जैसे बड़े एग्जाम्स, जो कंट्री के, स्टेट के बड़े एग्जाम्स हैं, आपने बोला कि एक के बाद एक आप क्वालिफाई कर रहे थे। आप ये भी बोल लो कि आप जो है बहुत स्टूडियस रहे नहीं है, क्योंकि 7 भी नंबर आपके, हाँ, सिंगल डिजिट में भी नंबर आए हैं आपके, देन सेम डे या अदर डे आपका एग्जाम भी क्वालिफाई हो गया। तो ये जो शिफ्ट्स है ना, जो आपके माइंडसेट के शिफ्ट्स हुए हैं,
वन फाइन डे आपके प्रोफेसर आते हैं और आपको बोलते हैं कि आप सिविल सर्विसेज में कर सकते हो। ऑफ कोर्स उनका कहना तो आपको इम्पैक्ट जरूर किया होगा, लेकिन वो माइंडसेट तो माइंडसेट ही था आपका। आप जिस भी फील्ड में गए उस फील्ड में आपने एक्सेल ही किया है और बेहतर ही किया है। वो ऊपर वाले की दुआ भी रही है साथ, और इम्पोर्टेंटली आपने हमेशा हार्ड वर्क किया है। तो जो आपका दोनों चीजों का बैलेंस कैसे किया आपने? जब आपका लो रहता है तो किस तरह अपने आप को स्ट्रेंथन करते हो और वापस अप होते हो और दोबारा काम करना शुरू कर देते हो? देखो, जब इंसान अपने लोएस्ट पे होता है ना, मुझे लगता है सबसे अच्छे वो सॉल्यूशंस उसी टाइम पे ढूंढ सकता है खुद से। क्योंकि जब आप हाई पे होंगे ना, तब आप इतनी खुशी एंड उस सब में होंगे ना कि आपका माइंड ढूंढेगा ही नहीं, स्ट्रगल ही नहीं करेगा कि मुझे कोई वे आउट निकालना है। तो अपने लोएस्ट को कभी भी ये मत सोचो कि यार अब क्या होगा क्या नहीं। देखना, अगर आप खुद से नहीं ढूंढ पा रहे हो ना सॉल्यूशन, कहीं ना कहीं से ऊपर वाला किसी इंसान के रूप में फरिश्ता भेज देगा या किसी अदर वे में भेज देगा, बट देयर वुड ऑलवेज बी अ सॉल्यूशन जो आपके पास होगा, बट वो आपको दिखता नहीं है। लेकिन लोएस्ट मोड पे आके आप ना ढूंढते हो रास्ते। तो वो चीज जो है, हमेशा उसको आप एडमायर करो कि भगवान ने अगर नीचे गिराया है, उसमें भी कुछ सीख या सिखाने के लिए ही उसने गिराया है। और जब वहां से उठाता है ना, फिर उस खुशी की अलग ही एक उसका अलग मजा होता है, अलग ही मजा होता है। एंड दैट हैप्पीनेस, दैट सक्सेस मेक्स यू मोर हम्बल। ये भी एक बात जो है। नहीं तो आपको अगर बिना मेहनत के या बिना ठोकर के सब कुछ आसानी से मिल जाए ना, तो दैट डेवलप्स एरोगेंस इन यू। आपने बोला कि बॉटनी जैसा सब्जेक्ट आपने लिया हुआ था। अगेन आपने 12th के आसपास आप मेडिकल साइंस में जाना चाहते थे, आप डॉक्टर बनना चाहते थे। डेस्टिनी हैड सम अदर प्लान्स, नहीं बने आप नेक्स्ट फिर आप जूलॉजी में जाना चाहते थे और आपको बॉटनी मिली है। आड़े टेढ़े चीजें चल रही थी, मतलब सीधा सीधा रास्ता आपके लिए बना ही नहीं है। आज के दिन में जब मैं शिफ्ट देख रहा हूँ बच्चों में, जो स्टेट सर्विसेज सिविल सर्विसेज की तरफ जो बच्चा जाता है, सपोज किसी ने मेडिकल साइंस में अपीयर हुआ है और उसका नहीं हुआ, तो वो एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऑफ द रोड समझता है कि बस खत्म हो गया। ऑफ कोर्स ऐसे मोमेंट्स तो आपके भी रहे होंगे उस टाइम। 12th के बाद अब यार मैं तो कॉलेज जाना चाह रही थी, मैं मेडिकल साइंस पढ़ना चाह रही थी, वो तो हुआ नहीं। आपने ग्रेजुएशन 3 साल आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ी। तो मतलब क्या चीजें चल रही थी उस पूरे टाइन्योर में, और जब नहीं हुआ तब अपने आप को कैसे संभाला, और वो 3 साल अपने आप को संभालते हुए कैसे आगे बढ़े? देखो, पहले जैसे मैंने बताया 12th ऑनवर्ड्स जब ड्रॉप किया, नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में तो कुछ भी नहीं मिला। तो पहला साल तो वो बहुत टर्मोइल वाला, डिप्रेस्ड कि मुझे तो प्रोफेशनल डिग्री करनी थी, मैं कहाँ आ गई, मेरे दोस्त सारे वहाँ। बट वही बोल रही हूँ ना कि वो 1 साल मैंने निकाल दिया ऐसे, जिसमें शायद मैं और अच्छी परसेंटेज ले भी सकती थी, निकाल दिया। 3rd सेमेस्टर में वही फरिश्ता बन के जो प्रोफेसर आए ना, वो लिटरली हाथ पकड़ के, उन्होंने मुझे एक नोटबुक दी थी, आज भी मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगी वो। उसमें उन्होंने लिख के दिया था फ्यूचर ऑफिसर इन मेकिंग। तो मुझे लगा कि सोनाली, सी समवन एल्स इज सीइंग सम स्पार्क इन यू, व्हाई आरंट यू योरसेल्फ एबल टू सी दैट थिंग। तो वो मुझे ना बहुत हिट कर गई कि एक जो अनजान इंसान है वो मेरे पे इतनी मेहनत कर रहा है, तो मैं खुद भी क्यों नहीं मेहनत कर रही। तो वहां से पैराडाइम शिफ्ट वो हुआ। देयर आफ्टर मैं सिस्टमेटिकली कंसिस्टेंसी मैंने पकड़ के रखी। ये नहीं कि दिन रात पढ़ना है, दिन रात पढ़ने से होता भी नहीं है कुछ, आपको कंसिस्टेंट रहना है लाइफ में। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो वो एक रास्ता उन्होंने दिखा दिया था, उस पे चली मैं। बीच में ठोकरें भी खाई, ऐसी बात नहीं है। बॉटनी का जो फेजेस आए, काफी टफ टाइम रहा वो भी, क्योंकि बॉटनी इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, आई विल ओपनली से दैट। और वो पोस्ट ग्रेजुएशन जब हुई, इतना मेरे को बॉटनी का आज भी फोबिया है कि मैंने ऑप्शनल ज़ूलॉजी रखा था, बीइंग ए पोस्ट ग्रेजुएट इन बॉटनी। आपने ऑप्शनल ज़ूलॉजी रखा बट हो सकता है इस वजह से भी क्योंकि आपको उस एनवायरनमेंट में ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो सुबह से शाम तक जो काम हो रहा होगा रेगुलरली वो भी, और प्लस आपका मनचाहा सब्जेक्ट भी नहीं था। हाँ, वहाँ पे वैसे ही लोग जाने चाहिए जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग या बहुत ज्यादा एक ही जगह बैठना पसंद करते हैं। मैं ऑलराउंडर टाइप की बच्चा थी, जिसको खेलना भी पसंद था, बैडमिंटन मेरा स्पोर्ट्स था, एनसीसी कैडेट भी रही हूँ, एनिमल लवर भी हूँ, मेरे डॉग्स हैं घर पे।
तो मुझे वो ऑलराउंडर इन्वायरमेंट पसंद था, और वहां पे आपको सुबह से शाम तक सिर्फ पढ़ना ही है, यू आर नॉट गेटिंग टाइम फॉर एनी अदर थिंग अदर देन प्लांट्स। तो वो चीज़ जो है, जो एडजस्ट कर जाते हैं वो बहुत एक्सेल भी करते हैं उसमें। हमारे बहुत केएस ऑफिसर्स, हमारे बहुत साइंटिस्ट जो हैं बॉटनी बैकग्राउंड के हैं, बट मेरे लिए मुझे लगता है कि आई वॉज द अनफिट इन दैट डिपार्टमेंट। तो जब मेरा ये ऑप्शनल का आया तो मैंने कहा मैं तो जूलॉजी मेरा प्यार है, मैं एनिमल लवर हूँ। तो zoology हाँ, लोगों ने बोला एंथ्रो करो, उसका सिलेबस छोटा है और तुम साइंस बैकग्राउंड की हो, तुम्हें हेल्प होगा। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा जूलॉजी ने मुझे बेशक धोखा दे दिया, आपका मैं नहीं बैच दूंगी। वो वाला बैच है जिसमें एंट्रो में बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए थे। इसका भी मैं आपको एक बताती हूँ कि ये बच्चों में ना बहुत मिथ रहता है कि एंथ्रो में बहुत सिलेक्शन होती है। एंथ्रो में जो बच्चा फॉर्म भरता है उसकी रेशियो भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। अगर सपोज जूलॉजी के लिए 10 बच्चे अपीयर हो रहे हैं मेंस में, तो एंथ्रो के लिए 50-60, तो ऑब्वियसली सिलेक्शन उनमें से ज्यादा होगी रादर देन 10 वाले पोर्शन में से। तो ये एक बच्चों में मिथ रहती है कि उस सब्जेक्ट को प्रेफरेंस मिली है पीएससी में, इसको नहीं मिली है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द रेशियो एस्पेक्ट ऑल्सो, कि कितना बच्चा कौन से सब्जेक्ट में जा रहा है। तो ये भी एक चीज है। बट मतलब एंथ्रो हो आपने जूलॉजी हाँ। लिया है, अगेन इट वाज अ डिफिकल्ट डिसीजन, क्योंकि Yes. जब मैं बच्चों से बात कर रहा होता हूँ जिनको यूपीएससी स्टेट सर्विसेज जैसे बड़े एग्जाम्स की तैयारी करनी होती है, 500 नंबर का एक ऑप्शनल चूज करना होता है। ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी सीरियस थिंग कि जिसमें आपका डिसीजन एक्यूरेट होना चाहिए, नहीं तो डिसबैलेंस हो सकता है। क्योंकि मेक और ब्रेक का एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सब्जेक्ट में कैसा है, होल्ड कैसा है। तो जिस दिन आपने ये लिया, क्योंकि आपका मास्टर्स बॉटनी में था, तो ये डबल माइंड नहीं हुआ कि नहीं यार नहीं नंबर ही तो लेने हैं, हो सकता है बॉटनी से आ जाए। नहीं, इस चीज में मैं बहुत क्लियर थी कि अगर मुझे सिविल सर्विसेज करना है तो मुझे जूलॉजी के साथ ही करना है। मुझे जूलॉजी से पता नहीं प्यार में बोल लूं कि कुछ ऐसा है कि मैंने कहा करूंगी तो इसमें ही करूंगी, और किया विद हाईएस्ट मार्क्स इन ऑप्शनल। ऑप्शनल में भी हाई हाँ, कितने मार्क्स थे? 290। तो मेरे Again, बैच में जूलॉजी वाला सारा वो लॉट जो जूलॉजी हमें सुन रहा हो, जो जूलॉजी एज ऑप्शनल लेना चाहते हो, क्योंकि आपके केस में क्योंकि मास्टर्स आपने बॉटनी से की है, जरूरी नहीं है कि आपने किसी चीज में ग्रेजुएशन या मास्टर्स की हो, और जरूरी नहीं है वही सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। और इन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट लिया तो है, उसमें टॉप भी किया है, तो देयर इज नो पॉइंट आप ऐसा सोचे कि मैंने इस सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ाई की है तो इस वजह से हो सकता है इसमें नंबर अच्छा है। आप ये देखो कि इंटरेस्ट किस में है। इंटरेस्ट किसमें है, इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज है। आप कोई भी चीज अगर कहते हैं ना कि जबरदस्ती आपको करवाई जाए, आप उसमें उतना एक्सेल नहीं करोगे। जूलॉजी इज नॉट एन इजी ऑप्शनल, लेट मी टेल यू, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये आपको बहुत बेनिफिट्स दे सकता है। एंड इन माय केस इट हैज गिवन मी गुड रिजल्ट्स। सो चूज वाइजली, चूज योर ऑप्शन वाइजली, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ये मत देखें कि वो बच्चा एंथ्रो में या दूसरे सब्जेक्ट में ज्यादा सिलेक्शन हो रही है, आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आप उसमें अच्छे से कर पा रहे हैं तो आपकी सिलेक्शन उस सब्जेक्ट में भी हो जाएगी, दैट आई कैन एश्योर यू। मुझे एक्चुअली 3 चीजें पूछनी है आपसे, तीनों चीजों का बहुत ब्रीफली आप कैंडिडेट स्टूडेंट्स के लिए या जिनको तैयारी करनी है उनके लिए। एक, किस में डिसीजन मेकिंग, कि आपकी डिसीजन मेकिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पूरे टाइम में आपने डिफरेंट एग्जाम्स अपेयर हुए हैं, डिफरेंट एग्जाम्स क्लियर किए हैं, कुछ एग्जाम्स में किया ही नहीं है जो बहुत इनिशियल फेज पे हुआ है। तो हर वो डिसीजन जो आपने लिया है, किस तरह के माइंडसेट आपका रहता है जब आप डिसीजन लेते हो, पहला। फिर टाइम मैनेजमेंट एंड देन इमोशनल मैनेजमेंट। पहले हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। से डिसीजन मेकिंग का क्या रहता है कि ग्रेजुएशन से पहले वाला जो मेरा सफ़र था या पोस्ट ग्रेजुएशन तक का, पेरेंट्स ने डिसाइड किया इस कॉलेज में जाना है, इस सब्जेक्ट में जाना है। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा नाउ यू आर सेल्फ सफिशिएंट, जो डिसीजन लेना है तुम लो रिगार्डिंग एनीथिंग इन योर लाइफ। तो सारा ओनस मेरे पे ही था, सारी अकाउंटेबिलिटी मेरे पे ही थी। मैं किसी को अब जिम्मेवार नहीं ठहरा सकती थी कि आपने ये किया, ये सब्जेक्ट चूज किया। तो जब आपके ऊपर खुद पूरी अकाउंटेबिलिटी होती है ना, तो आप मोर रिस्पॉन्सिबल होते हो, आप ज़्यादा समझदारी से फैसले लेते हो। जब मैंने खुद से ये उनके आगे प्रपोजल रखा था कि मुझे सिविल सर्विसेज करनी है, तो मुझे उस चीज़ को बैक भी करना है। फिर बोल तो दिया है, क्या वैल्यू है फिर मेरे खुद के वर्ड्स की अगर मैं उनको रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही।
तो वो चीज की, और मैं वही बोल रही हूँ ना कि जब डिसीजन ले लिया तो उसको ना मन ही मन में मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो कि एक दिन हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं और हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। पहुंचे ना पहुंचे वो ऊपर वाले की हाँ, फाइनल बिल्कुल, है, बिल्कुल। हमारी मुकद्दर में है या नहीं, लेकिन वहां या उससे बेहतर जगह पे ऊपर वाला आपको कभी ना कभी पहुंचा देता है, तो ये हमेशा याद रखनी चाहिए। दूसरी, इमोशनल नहीं, मैनेजमेंट। बट डिसीजन मेकिंग में करते कैसे हो? गट फीलिंग, दूसरों से ओपिनियन लेना, क्या करते हो? मैं दूसरों का ओपिनियन कभी फॉलो नहीं करती थी, सुनती मैं सबका थी, लेकिन डिसीजन मेरा खुद का रहता था। मुझे जैसे बहुत से बच्चों ने, ये जो पहले मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने ये एडवाइस किया कि नहीं, तुम्हें मेंस की आंसर राइटिंग टेस्ट के लिए तो पक्का जाना चाहिए, तुम्हें प्रीलिम्स के ये, तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी इतना। एक तो मेरा सर्वाइकल का भी इशू था, मैंने कहा मैं लिखने गई, अगले 2 दिन मैं बेड पे पड़ी रहूंगी, तो मेरे को अपने अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेना था। नहीं, मैं घर से ही तैयारी करूंगी, मैं घर पे ही अपनी बेल्ट लगा के करूंगी। वो डिसीजन मैंने बोल्ड लिया। बहुतों ने मुझे बोला देखना सिलेक्शन नहीं होगी, तू तो एक भी आंसर वो नहीं, टेस्ट नहीं लिख के आई, मॉडल टेस्ट जो हमारे रहते हैं मेंस का। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर नहीं होगा तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो वो एक बोल्ड डिसीजन मैं बोलूंगी कि मैंने लिया। बहुत बच्चे जो कि नहीं लेते हैं। दूसरा, इमोशनल मैनेजमेंट। एक, जब आपकी हेल्थ साथ नहीं ना देती है तो वो भी एक बहुत आपकी जो तैयारी में होती है ना, बाधा लाती है। एंड मोर ओवर आपको लगता है कि क्यों मेरे साथ ही क्यों, तो वो इमोशंस आपके बहुत डाउन भी जाते हैं। उस टाइम पे आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स जो होते हैं ना, वो बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। टू बी ऑनेस्ट, मेरी कुछ फ्रेंड्स ऐसी हैं, शिवानी जैसे मैंने बोला, निहारिका, दे लिटरली यूज्ड टू कम टू माय हाउस एंड दे यूज्ड टू मसाज माय बैक फॉर आवर्स एंड आवर्स, बिकॉज मेरा सर्वाइकल का बहुत इशू था, बहुत इशू। और उनका मतलब, मैं ना बोलती थी कि तुम्हें इतनी दुआएं दूंगी, तुम्हें इतना, ये मेरी सिलेक्शन अगर हो गई ना, तुम जो बोलोगी वो सैलरी ले लेना। दिया नहीं मैंने उनको, झूठे फेक प्रॉमिसेस कर दिए बेचारियों को, लेकिन उन्होंने बहुत साथ दिया कि मतलब 2-2 3-3 घंटे आके मेरे साथ उन्होंने मैनेज किया। और फिर जब मेरे को लगता था कि बॉडी में थोड़ी स्ट्रेंथ गेन हुई है, देन मैं सोचती थी कि जो 5-6 घंटे अब निकल रहे हैं विदाउट पेन, वो मैं अच्छे से करूं। उसमें मैं ये ना सोचूं कि हाय मैं बीमारी है। तो जब भी आप कभी भी परेशानी में भी अगर हो ना, तब भी भगवान एक ऐसी विंडो रखेगा जहाँ पे रास्ता होगा या टाइम होगा जहाँ आप कुछ कर सकते हो। तो बाकी जो 12-12 घंटे पढ़ते हैं, 10-10, वैसे तो मैं नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन 6-7 घंटे की कंसिस्टेंसी में रखती थी कि इतना तो एटलीस्ट मैं टाइम दे दूं। तो वो एक इमोशनल मैनेजमेंट फ्रेंड्स की और फैमिली की सपोर्ट से हो गई। तीसरा क्या एस्पेक्ट था? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। अब वही मैंने टाइम का बोला, मैं क्योंकि घर से ही तैयारी कर रही थी, तो मुझे यही रहता था कि एक तो मैं रात के टाइम पे ज्यादा एक्टिव होती थी, तो मैं कोशिश करती थी कि जो मॉर्निंग का टाइम पे उसमें मैं बॉडी को अपना रेस्ट दे दूं, और मैं नॉकटर्नल ज्यादा हूँ तो रात को मैं ज्यादा एक्टिव रहती हूँ। तो रात को एक तो शांति भी होती थी, ऐसा लगता था कि कोई है नहीं आसपास। तो रात को 6-7 घंटे मैं अच्छे से डेडिकेटेडली करती थी, सो डैट अगले दिन मुझे कोई वो प्रेशर ना रहे कि मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा पिछले दिन या ये। तो ये टाइम मैनेजमेंट, हर एक का अपना जोन होता है। कोई अर्ली राइजर होता है, तो जिनको लगता है कि वो मॉर्निंग में ज्यादा एक्टिव है, वो मॉर्निंग वाली शिफ्ट को पकड़े। जिनको लगता है वो नाइट में है, बट ये शिफ्ट नाइट वाली ना, एग्जाम से 10-15 दिन पहले अपनी आदत बदल लें, क्योंकि एग्जाम जो होता है दिन में होगा। हाँ, दिन में होगा, और दिन में फिर आपको वो लेजीनेस अगर आएगी तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो मैं भी ये शिफ्ट करती थी एग्जाम से 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले अपनी जो रूटीन, डेलिबरेटली आप ऐसा करते हाँ डेलिबरेटली, क्योंकि आपकी तो रूटीन आपको पता है, बायोलॉजिकल क्लॉक वैसे ही चलेगी जैसे आप चलाओगे। तो मैंने वो 2-3 हफ्ते या 2 हफ्ते, दैट इज अ वेरी स्मार्ट मूव। कितने लोग ऐसा करते होंगे? आई डोंट नो, बट करना चाहिए। मैंने तो कभी, मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आप इस चीज को बात भी कर रहे हो कि सपोज कितने, काश हमने ये मेन से पहले किया होता, ताकि मैं बच्चों को एडवाइस करता है कि भाई देखो, अगर मोस्टली तो बच्चे रात को ही पढ़ते हैं, और उनको 10-15-20 दिन का, क्योंकि वो ड्रिजीनेस तो होगा ही होगा अगर आपको दिन में सोने की आदत है। हाँ, दैट इज वेरी करेक्ट। और एक और मैं आपको पॉइंट बताती हूँ, मैं क्या करती थी प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले। प्रीलिम्स का भी बहुत टायरिंग एग्जाम रहता है, क्योंकि GS1 GS2, उसकी रात को ना बहुत ऐसे दिमाग में टेंशन रहती थी कि अब पता नहीं सुबह क्या। अब मैं क्या करती थी कि 12 बजे तक मैं बस एंड, इसके बाद नहीं पढ़ना है। इनकेस नींद नहीं आए ना, तो कोई
पेन किलर आप खा ले या कोई भी ऐसी मेडिसिन जिसमें थोड़ा स्लीपीनेस का वो रहता है डोज, मैं वो खा लेती थी। उसके बाद नींद बढ़ जाती थी, सुबह अलार्म लगाओ, उठो, माइंड फ्रेश। उसका क्या फायदा होता है कि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो, क्योंकि आपको अगर 6-7-8 घंटे की अच्छी नींद होती है तो आप ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हो। तो मैं तो ये भी करती थी। पर मैं अगेन बोलूंगी जिसको जरूरत नहीं हो पेन किलर और इस तरह ना वो कुछ ना करे, खाए। बट इनका मतलब हमारा पॉइंट ये है कि आपको सोना जरूरी है, सोना जरूरी, अच्छा सोना हाँ, जरूरी। हाँ। तो रात को कैफीन वगैरह ना लें उस दिन, तो आराम से सोएं। मिनिमम 7 घंटे की नींद तो करके ही जाएं, नहीं तो बच्चे 4-4 बजे तक भी लगे होते हैं, मत करें वैसा। अगले दिन परफॉर्मेंस जो पूरे साल की मेहनत होती है ना, उतना डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो ये 8-8 घंटे का जो रूटीन है, जैसे मैंने बोला कि टाइम मैनेजमेंट पे अब हम जो बात कर रहे हैं, क्या आप ने जो टाइम रूटीन बताया अपना कि आप रात में पढ़ते थे, हालांकि मैं तो एडवाइस करता हूँ लोगों को कि मैं नेचुरल प्रोसेस सुबह से शाम तक पढ़ने का है, बट हर्ज नहीं है। अक्सर लोग तो रात को पढ़ने के बाद ही सिविल सर्वेंट बनता है, उसमें भी दिक्कत नहीं है, बट अगेन 15-20 दिन पहले अपना चेंज करो सिस्टम, ताकि आप एग्जाम के टाइम में सुस्त और इस तरह की कुछ चीज फील ना करो कि आपको पता चला नींद आ रही हो, आप लिख रहे हो, मेंस लिख रहे हो और लिखते लिखते आप सो गए, वो ना हो। और दूसरा ये कि जब आप टाइम मैनेजमेंट की बात करते हो तो अक्सर लोग इसमें अपना ओपिनियन देते हैं कि 24 घंटे 8-8 घंटे के सिस्टम से, जैसे आपने बोला 7-8 घंटा आप पढ़ाई करते थे और 7-8 घंटा अपने आप को, और 8 घंटे की नींद पूरी होती थी आपकी? मैं नींद की ना मतलब बहुत वो अपना दुनिया यहाँ से वहां हो जाए, लेकिन अगर मुझे 8 से 9 घंटे खुद को नींद देनी है तो देनी ही है। उसके लिए मैं बहुत पर्टिकुलर हमेशा से रही ड्यूरिंग दिस जर्नी भी, क्योंकि क्या ही फायदा कि अगर आप अपने दिमाग को रेस्ट नहीं दे पा रहे हो ना, आप 8 घंटे बैठ भी जाओगे किताबों के आगे ना, तो जो चीज शायद आपको 10 मिनट में समझ आएगी ना, उसमें ही आधा घंटा लग जाएगा। बिल्कुल एफिशिएंसी पे आ जाएगी। तो इट्स बेटर कि आप अपनी बॉडी को जितना रेस्ट वो चाहती है वो रेस्ट दो। मेरी तो वैसे भी चाहती थी, क्योंकि मैं सर्वाइकल का उस टाइम मुझे इशू था, तो मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं थी, मेरे को 8-9 घंटे अपनी बॉडी को रेस्ट देना ही था। बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं, आई एम श्योर जितने भी एस्पिरेंट्स हमें सुन रहे होंगे, जितने भी व्यूअर्स हमें सुन रहे होंगे, बहुत क्लैरिटी मिली होगी, क्योंकि मैं सोनाली से बात कर रहा था कि एक माइंड की क्लैरिटी इन सर्विसेज के लिए कितनी जरूरी है। आप जब ये पूरा कॉन्वर्सेशन आपने सुना होगा तो आपको एक एहसास जरूर हुआ होगा कि एक क्लैरिटी ऑफ माइंड की जरूरत है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, फॉर दैट मैटर एनी एग्जाम जो भी आपको लाइफ में अच्छा करना होगा, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। सोनाली, मुझे एक चीज जो हमेशा, और जितने भी गेस्ट को मैंने, स्पेशली गर्ल गेस्ट को मैंने बुलाया होगा, उन सारे लोगों को मैंने एक क्वेश्चन जरूर पूछा होगा, बीइंग ए गर्ल इन सर्विसेज में आने के लिए देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो अच्छा खासा चैलेंज फेस करते हैं, वो पेरेंट्स की वजह से, सोसाइटी की वजह से, रिलेटिव्स की वजह से। तो किसी सूरत में ऐसा कोई, एक लड़की होने के नाते कोई ऐसा प्रेशर था आप पे जब आप तैयारी कर रहे थे, या ऐसे प्रेशर्स बहुत सारे बच्चों को, आपने भी आई एम श्योर जितने कुछ एस्पिरेंट्स आपसे भी बात हुई होगी, तो इन प्रेशर्स के बारे में और इन बच्चों को डील कैसा करना चाहिए, आपने कोई ऐसा चीज इसमें ऑब्जर्व की है या फेस की है, और ऐसे बच्चों को आप क्या एडवाइस करोगे कि किस तरह इन चीजों से निकले? देखो, सबसे पहले बीइंग ए गर्ल हमारी सोसाइटी में होना आज की डेट में भी मैं बोलूँगी कि बहुत चैलेंजिंग है। हम बोलते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल, बट स्टिल अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका माइंडसेट ऐसा है कि जो औरतों को इतना बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। उसमें खुद के फैमिली मेंबर्स भी कभी कभी होते हैं, रिलेटिव्स भी, एंड जैसा इन्वायरमेंट अराउंड रहता है वो। तो लड़की होना खुद में एक बहुत बड़ी बात है, मैं बोलती हूँ, क्योंकि अगर आप देखें कि धरती पे जो आगे चला रही है पॉपुलेशन को, तो वो एक औरत ही है, माँ जो है औरत ही है। तो उस चीज को कभी भी अपनी वीकनेस या वो मत समझे कि यू आर ए वीक जेंडर। उस चीज को अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाना है, वो हर लड़की को उस पर वर्क करना चाहिए। अपनी जो भी इनसिक्योरिटीज जो लड़कियों में रहती है कि मैं कैसी दिखती हूँ, मेरी बॉडी साइज कैसी है, शेप कैसा है, या मैं बोलती कैसी हूँ, कलर,
इन सब चीजों को ना कभी हावी नहीं होने देना है खुद पे, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत बड़ा ट्रेट है। और इस चीज का मैं आपको इसलिए बोलती हूँ कि आज जैसी मैं दिख रही हूँ, आज से 10 साल पहले मैं ऐसी नहीं दिखती थी। क्यों? क्योंकि मुझे एक किडनी डिसऑर्डर हुआ था, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और उसका ट्रीटमेंट 1-2 साल लंबा रहता है, और उसमें मैं स्टीरॉयडल ट्रीटमेंट पे थी, जिसके साइड इफेक्ट्स इतने बुरे होते हैं स्टीरॉइड्स के, कि मैंने बहुत गंदे तरीके से वेट गेन किया था, और डिस्प्रपोर्शनली मेरी बेली प्रोट्रूड हो गई थी, मेरा फेस बहुत चबी हो गया था, जैसी मैं दिखती नहीं थी बिल्कुल उसके अपोजिट में हो गई थी। एंड पीपल अराउंड, फ्रेंड्स अराउंड यूज्ड टू बुली मी कि यार ये कैसी दिखती है। मुझे हिरोसिटिज्म हो गया था। उसमें क्या होता है कि फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत हो जाती है, मुस्टैश आ जाती है, मेल हार्मोन जो है बॉडी में बनने शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट स्टेरॉयडल मेडिसिन। बट मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ तब भी पढ़ने जाती थी, 11th 12th की बात हो गई है उस दौरान, कि मैंने कभी ना उन चीज़ों का हावी नहीं होने दिया कि मैं ऐसी दिख रही हूँ, अगले मेरा मजाक बना रहे, नहीं होने देना है। जैसे भी हो एक्सेप्ट करो। व्हेन यू एक्सेप्ट योरसेल्फ खुद में ना, तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है। उस चीज का आहिस्ता आहिस्ता जो इम्पैक्ट खत्म हुआ, मैं इतने से बिल्कुल इतनी हो गई, मतलब बिल्कुल स्टिक। तो इतना गंदा रहता है। अगेन इट वाज चैलेंजिंग। फिर लोग मजाक उड़ाते थे कि ये तो सूखी डंडी है एंड ऑल। अब मैं उनके कमेंट्स खुद पे हावी होने देती तो वो इमोशनली और मेरे लिए बहुत ज्यादा एक मेंटल डिस्टर्बेंस का बन जाता। बट मैं अपने आप को जब अच्छे से एक्सेप्ट किया ना, तो दुनिया कभी आपको रोक ही नहीं सकती। एंड आज तो मैं प्राउडली बोलती हूँ कि आई एम वन ऑफ द फाइनेस्ट लुकिंग गर्ल, ऑफ कोर्स, है ना। तो अपने आप में जब आप कॉन्फिडेंस वो रखोगे ना, तो यू आर अनस्टॉपेबल। तो ये रहा विद रिगार्ड टू योर इनसिक्योरिटीज, अगर आपको अपनी बॉडी को लेके या आप कैसे दिखते हो इस चीज को है। और हमेशा याद रखो कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपके रंग रूप इससे नहीं झलकता है, आप कैसे लोगों को ट्रीट करते हो, आप कैसे बोलते हो, और कैसे आप इमोशनली इंटेलिजेंट डिसीजंस ले पाते हो। तो वो आपकी पर्सनालिटी शेप करता है, आपके डिसीजंस को शेप करता है, और आपकी जो भी आपको लगता है हर्डल है एज ए गर्ल, देन यू विल क्रॉस इट। आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हो कि जैसे मैं चाहता हूँ कि आप उन सारे पेरेंट्स को, उन सारे गार्जियंस को, पेरेंट्स को भी एक मैसेज दे, क्योंकि वक्त बदल चुका है। बिल्कुल सेम टाइम है नहीं, बट ऑफ कोर्स सम पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी इज स्टिल मेल डोमिनेटिंग, क्योंकि वो एक असर है सोसाइटी में। पर मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों को, कैसे आप ग्रो हुए हो और कैसे आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया है, सेम वे में अगर कोई पेरेंट का सपोर्ट कोई बच्चा चाहता है, गर्ल चाइल्ड चाहता है, तो उनको किस हिसाब से उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स मैरिजेस, सोसाइटी का एक्सेप्ट करना, ये सारी चीजें फिर उनके दिमाग में भी चल रही होती है। ये मैं सब पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगी, स्पेशली जो जिनके घर में गर्ल चाइल्ड है, कि आप अपनी बच्ची की सबसे बड़ी सपोर्ट बन सकते हो। क्योंकि दुनिया तो वैसे भी जो है गिराने में लगी रहेगी, लेकिन व्हेन यू आर हर पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, तो जो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है ना। वी आर 3 sisters, वी डोंट हैव एनी ब्रदर, एंड वी ऑल 3 आर गेजेटेड ऑफिसर्स। व्हाई? क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने ना ऐसे पिलर ऑफ स्ट्रेंथ की, अगर कभी कोई बकवास भी करके चला जाता था ना कि अच्छा आपको पता है सोनाली को हमने ना वहाँ मोमोज खाते हुए देखा अपने दोस्तों के साथ, वो तो ट्यूशन नहीं थी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गई। तो जब आप वैसा कॉन्फिडेंस दिखाते हो ना, ये मैंने एग्जाम्पल छोटी सी दी है, तो उससे क्या होता है ना, अगला कभी डेयर नहीं करता आपके बच्चे पे उंगली उठाने की। जब ऐसा कॉन्फिडेंस आप अपने बच्चे पे दिखाते हो ना, तो आपका बच्चा रेसिप्रोकेट बैक करता है। जब आप उसको डांटोगे, डराओगे या नहीं ये नहीं करना है, वो कभी खुल के अपने इमोशंस शेयर नहीं करेगा। आप माँ बाप तो बनो ही बनो, उनके दोस्त बनो, जो कि मुझे लगता है मेरे माँ बाप, आई एम लकी इनफ कि वो हम तीनों के साथ माँ बाप तो बने ही बने। एक टाइम ऐसा आया जब उनको लगा कि अब हमें इनका फ्रेंड बनना है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनली फिर बैलेंस्ड रहते हैं, उनको डर नहीं रहता। कोई भी डिसीजन में अगर वो फॉल्टी भी आते हैं ना, तो उनको पता है कि हमारे माँ बाप पीछे खड़े सपोर्ट करेंगे। तो आप चाहते हो कि आपका बच्चा लाइफ में एक्सेल करे, तो उसका पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बने, ना कि उसको कभी ये दिखाएं कि देख सामने वाला का ये हो गया, ये हो गया। तो कभी अपने बच्चे को किसी से कम मत माने, सबसे पहले उसकी हिम्मत बढ़ाए और उसकी हिम्मत बने।
अमेजिंग। ये मतलब मैं चाहता था आपसे ये मैसेज जाए, क्योंकि आसान है नहीं इन एग्जाम को बिल्कुल क्लियर करना। और इस एग्जाम को जितना ये डिफिकल्ट मतलब दिखता है कि इसमें प्रिपरेशन वाइज बहुत डिफिकल्ट है, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होगी, आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होगा, ये सारी चीजों के साथ साथ फैमिली का एक बहुत बड़ा सपोर्ट होना जरूरी है। अगर आप लोग चाहते हो कि अपने बच्चे अच्छा करें, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि उनके कंधे पे हाथ रख के ये बोलना है कि वी आर विद यू, हम आपके साथ खड़े हैं। वो चाहे गर्ल चाइल्ड हो या बॉय हो, दोनों में अगर आप हिम्मत देते हो तो वो दुनिया में कुछ भी अच्छा कर सकता है। बट मैं अगेन ये भी चाहूंगा कि जैसे आपने स्ट्रेंथ की बात की कि आपके पेरेंट बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आपके लिए रहे हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स का आपने नाम लिया है कि ये अ, अब जो मैंने जिन जिन लोगों से बात की उन्होंने बोला कि सपोर्ट सिस्टम की बड़ी बड़ी ज्यादा जरूरत होती है इस एग्जाम को क्लियर करने की। आप मानते हो ऐसा? बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम, स्पेशली अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहा है या कर चुका है इस जर्नी में, अगर आप वैसे इंसान के टच में रहते हैं या वैसा कोई फ्रेंड है, वो भी आपके लिए बहुत एक सपोर्टिव रहता है जर्नी में। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जो बॉटनी में बैचमेट थे, रोल नंबर 1 जो मैं पहले भी जिक्र कर रही थी, वो मेरे केएस में सीनियर रहे 1 साल। उनका 2021 वाले बैच में सिलेक्शन हुआ, मेरा 22 में, और उनका भी सब्जेक्ट जोलॉजी रहा था। तो उनकी गाइडेंस मैंने बहुत फॉलो की कि आप कैसे करते हो, आप कैसे इस चीज़ को टैकल करते हो, स्ट्रेस आता है तो कैसे। तो यू शुड गैदर आइडियाज़, कोई ऐसा फ्रेंड रखें। उनका नाम दिनेश सिंह है, सीनियर है हमारे बॉटनी में, तो क्लासमेट थे, सर्विसेज में सीनियर हैं। तो उन्होंने बहुत गाइड किया कि सोनाली मैं इसको ऐसे ऐसे करता था, तुम देख लो अगर तुम पे ये आइडिया सूट करता है तो नहीं। एंड मैंने जो अपने जोलॉजी के नोट्स बनाए, काफ़ी आइडियाज़ मैंने उनके नोट्स से गैदर किए, एंड देन आई मेड माई नोट्स माई सेल्फ। एंड रिजल्ट वॉज कि मेरे जो जोलॉजी में मार्क्स आए उनसे ज़्यादा आए। तो ये चीज़, आप कभी भी डरो मत क्वेश्चन पूछने में। सिली क्वेश्चन भी अगर कभी लगता है ना कि ये बहुत सिली क्वेश्चन है, पूछ लेना चाहिए। इनफैक्ट अभी भी मैं सर्विसेज में आके अपने सीनियर से, डीसी से, या उनसे भी हायर ऑफिसर्स जो है, मैं बहुत सिली क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ, सर इसका क्या होता है, एंड दे लुक एट मी, कहते कोई बात नहीं, यू आर अलाउड टू आस्क, क्योंकि तुम नई हो सर्विसेज में, तो पूछ लेना चाहिए। इट्स ऑलवेज बेटर टू आस्क and get guidance, and then you can use it in your own way. Amazing. Now that you are in services, अब पहले आपने पढ़ाई की, मेहनत की, सर्विसेज के बारे में सुना था, पास किया, अब आप सर्विसेज में हो। हम एक नॉर्मल इंसान, सारे लोग जो इस टेबल के इस पार हैं, हम बहुत ग्लैमरस देखते हैं इस जॉब को। ऑफ कोर्स आप जब स्टूडेंट होंगे तो आपने भी ऐसा कुछ देखा होगा, पावर एंड पोजीशन इज देयर, ग्लैमर, लाल बत्ती और ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। तो कितनी हकीकत है और एक्चुअल हकीकत है क्या? ये एक्चुअली क्या है ना कि इस एग्जाम को बहुत हाइप दी गई है कि ऑब्वियसली देनी भी चाहिए, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द स्टेट इफ नॉट नेशन। अब तो हमारा जेकेएस भी एट पार एक्सीलेंस विद यूपीएससी हो गया है। ये मेंस देख के मुझे लगता है कि 2 कदम आगे बढ़ गया। बिल्कुल। अब क्या है ना कि इसको अपना फितूर मत बनने दो, गिव गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ठीक है। अपना एक बैकअप रखो हमेशा। अगर आप चाहते हो कि आपको मेंटली डिप्रेशन वाले स्टेज में से नहीं जाना पड़े, या आपके पास कोई करियर ऑप्शन ना रहे, या तो आप बिल्कुल अर्ली स्टेज पे अगर 21-22 में शुरू कर रहे हैं, फिर तो आप 6 अटेम्प्ट्स अपने जितने भी हैं एग्जॉस्ट करने करो। बट आप अगर 25-26 के बाद शुरू कर रहे हो तो एटलीस्ट एक गोल रखो लाइफ में कि 30 से पहले मेरे पास एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, बैकअप होना चाहिए, सो दैट अगले 30 साल मैं खुद को तो पाल सकूं, है ना। तो वो हमेशा दिमाग में रखें। और अगर आपको लग रहा है 3-4 अच्छे अटेम्प्ट दे दिए आपने, आफ्टर 25 नहीं हो रहा, इसको फितूर मत बनने दो। कोई और चीज आपके लिए मे बी अच्छा बेटर जो होगा, भगवान नवाजेगा, कभी ना कभी नवाजेगा। रही बात सर्विसेज के इस साइड आने के बाद कैसा है, ग्लैमर एंड ऑल, वो तो चलो एक चीज है जो हमारे सर्विसेज को बहुत हाइप देता है। बट अगर आप में सच में लोगों की मदद, लोगों की सेवा करने की भावना है ना, देन ओनली चूज द सर्विसेज, बिकॉज इट इज वेरी हेक्टिक सर्विसेज। रात के 8-8 बजे तक भी आपको ऑफिस में बैठना पड़ता है, काम करना पड़ता है। ये अब वो जमाना नहीं है आज से 15-20 साल पहले वाला
कि अब जी आप 4-5 घंटे जाएंगे या हो जाएगा, नहीं। यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड। मतलब मुझे लगता है मैं अपनी पूरी लाइफ में इतना डेडिकेटेड कभी नहीं थी जितना मैं सर्विसेज में आने के बाद वर्कहोलिक बनी हूँ, डेडिकेटेड बनी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं अर्ली स्टेज पे ही फॉल्ट कर जाऊंगी तो मेरा कोई पर्पस ही नहीं है। जो इतनी मेहनत की है सिविल सर्विसेज में आने की, अगर हम उसका 10% भी डिलीवर नहीं कर पाए, आपके एक साइन से अगर किसी गरीब को रेड क्रॉस फंड से कुछ 2000 की भी मदद मिल जाती है ना, तो बहुत खुशी होती है। तो इसको आप सच में समाज सेवा की तरह देखें, और जितनी ईमानदारी से आप इसमें आएंगे, ऊपर वाला आपको और ऊपर लेता जाएगा। Amazing. अब क्योंकि आपने सर्विसेज का दूसरा पार्ट दिखाया, हमें तो ये लग रहा था कि स्टेट सर्विसेज जेकेएस क्वालिफाई करो, केएस बन जाओ, मजे ही मजे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आपकी लाइफ और हेक्टिक होती है। और हेक्टिक अब आपने, क्योंकि आप इन सर्विस हो आज, बहुत बेहतरीन सिविल सर्वेंट्स के साथ आपको काम करने का मौका मिल रहा है एज अ बॉस, जूनियर सीनियर में आप उनके साथ काम कर रहे हो। तो जिन भी ऑफिसर्स, बड़े बड़े हाई रैंकिंग ऑफिसर्स के साथ आपने काम किया है, तो अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? मैं खुद को इस मसले में बहुत लकी मानती हूँ और ब्लेस्ड मानती हूँ कि मुझे अपनी करियर की बिगिनिंग में ही ना बहुत सीनियर ऑफिसर्स के साथ काम करने का मौका मिल गया। एज आई एम पोस्टेड इन हेडक्वार्टर्स, तो मैंने ऑलरेडी 2 डीसीज के साथ काम कर लिया जो हमारे जीकेएस फ्रेटर्निटी से ही हैं, एंड दे आर एक्सीलेंट ऑफिसर्स, एक्सीलेंट ऑफिसर्स। इतना कुछ आप सीखते हैं उनसे। उसके अलावा आईएएस ऑफिसर्स भी कुछ हैं जो बहुत सीनियर हैं, उनके साथ भी मैं काम कर रही हूँ। और जब आप उन लोगों के काम करने के तरीके को देखते हो ना, कि इस एज में भी दे पीपल आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब, आपके अंदर अलग मोटिवेशन आती है कि यार इतने सर्विसेज के सालों के बाद ये इतना कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, वी आर यंग पीपल। तो वैसे सीनियर्स जब आपको मिले ना, तो आपकी मोटिवेशन, डेडिकेशन जो है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल पे चले जाती है। तो आई एम सीरियसली वेरी ब्लेस्ड टू गेट एक्सीलेंट ऑफिसर्स इन द बिगिनिंग ऑफ माय करियर। चलो अमेजिंग। मतलब हमारी तो दुआ रहेगी कि आपको हमेशा अच्छे ऑफिसर्स, आपको हमेशा सीखने की अपॉर्चुनिटीज मिलते रहे, और वंस यू रीच टू दैट लेवल जिसमें आपके जूनियर्स आपके अंडर सीखने को लगे। और हमेशा हमारी दुआ रहेगी कि आप इस स्टेट में, पूरी कंट्री में आप उस जगह पे पहुंचो जिस जगह पे आपने सोचा होगा कि मुझे इस जगह पहुंचना है। और हमारी हमेशा दुआएं रहेगी कि आप उस जगह पे पहुंचो और नेशन की खिदमत करो, स्टेट की खिदमत करो। उससे ज्यादा हमारे लिए कोई बेहतर चीज हो नहीं सकती। बट क्योंकि बहुत टाइम लिया हमने, और काफी सारी चीजें, हालांकि आपकी लाइफ के बारे में, आपके सारी एक्सपीरियंसेस के बारे में, प्रिपरेशन का टाइम, इतना टाइम इस पॉडकास्ट में तो एटलीस्ट नहीं मिलेगा कि हम सारी चीजें आपसे पूछे। ऑफ कोर्स, जैसे मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, कि हम दोबारा इनको, जब हम सीजन 2 करेंगे, हम उस टाइम दोबारा आपसे बात करेंगे, कुछ अलग चीजें तब जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं, क्योंकि प्रोग्राम जो है टुवर्ड्स द एंड की तरफ जा रहा है, और हमारा जो लास्ट सेगमेंट है, जो थोड़ा सा फन सेशन होता है, फन राउंड होता है, जिसमें हम आपको एक तरीके से रैपिड फायर जैसे डिफरेंट शोज में होता है, उसी तरह के, जिसमें 1 वर्ड का आंसर हमें आपसे चाहिए। तो हम शुरू करते हैं रैपिड फायर। जैसे हमने बोला है कि रैपिड फायर का एक सेशन जरूर करेंगे आपके साथ। जो पहला है वो है, आप बेसिकली डेस्क और बेड। डेस्क। आप मोस्टली डेस्क पे पढ़ते थे? हाँ, बेड पे? टेबल चेयर। ओके। जो सेकंड क्वेश्चन है रैपिड फायर है, वो है 1 सब्जेक्ट यू सीक्रेटली हेटेड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। कंप्लीटली हेटेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जो कंप्लीट आपको लगा कि नहीं यार, ये सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए था। मिडिवल हिस्ट्री। हिस्ट्री में कोई एक पार्ट हो, क्योंकि आप हिस्ट्री में ओवरऑल अच्छे रहे। हाँ, पेपर 1 में कैसे नंबर थे आपके? 73। 73। ओके। 1 JKS myth you want to bust once and for all। कि जिंदगी लाला हो जाएगी क्वालिफाई करने के बाद, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो मैंने पहले ही बोला था। हाँ, मेहनत करनी पड़ती है और ज्यादा करनी पड़ती है। तो जो ये सोच के आ रहे हैं कि बाबू बन जाएंगे, नहीं, बाबू नहीं बनते हैं, बहुत काम करना पड़ता है। एक्चुअली बाबू बनते हैं, लेकिन हाँ, फिर आपको बाबू वाला फील के लिए टाइम नहीं मिलता। हाँ। अब
बट इसका जवाब तो ऑलरेडी दे चुके हैं, मॉर्निंग पर्सन या नाइट ओवल? नाइट ओवल, ऑलवेज। ऑलवेज। और इससे कोई इम्पैक्ट पढ़ाई पे नहीं होता? ऑफ कोर्स आपने नहीं। बोला कि लास्ट टुवर्ड्स द एंड हाँ, आपको वो चेंज करना वो आपको खुद अपनी सर्काडियन रिदम चेंज करनी है। कौन सा ऐसा मोबाइल ऐप है जो सुबह सुबह आप जागते हो और मोबाइल ऐप खोलते हो? व्हाट्सएप एंड नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप्स। ठीक है। अगर आप स्टेट सर्विसेज में नहीं होते, सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूं, अगर आप स्टेट सर्विसेज में नहीं होते तो क्या होता? मोस्ट प्रोबेबली कॉलेज प्रोफेसर, दैट वाज माय बैकअप ऑप्शन। कॉलेज प्रोफेसर? हाँ। बट आपने बोला कि आपने बहुत सारे एग्जाम दिए, सब क्वालिफाई भी किया है। वो सब भी मैं देती थी बैकअप। कोई फेवरेट मोटिवेशनल कोट आपकी जो हमेशा फेवरेट रही हो? ये मेरी हमेशा फेवरेट रही है, मेरे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे भी ये मेरा स्टेटस रहा है, दैट इज थ्रू द इलूसिव हेज ऑफ डेस्टिनी द राइट पाथ शेल फॉलो यू, ऑल यू नीड इज फेथ। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करो। मतलब इलूसिव हेज हो गया कि जिंदगी में ऊपर वाला ना कभी कभी रास्ते क्लियरली नहीं दिखाएगा, धुंध दिखेगी, लेकिन अगर आपको फेथ है ना तो वो धुंध एक दिन हटेगी और आपको मंजिल अपनी दिख जाएगी। अमेजिंग। One thing people don't know about you being an administrative officer. I am very dedicated when I am in office. Are you a workaholic? I am. Okay. Winters in Srinagar और summers in Jammu? श्रीनगर में मिला आपको टाइम? Summers in श्रीनगर। Summers in Srinagar. Actually opposite होना चाहिए था। हाँ। One place in Jammu and Kashmir you absolutely love visiting again and again? I would say सिद्रा हाईवे रोड, क्योंकि जिस दौरान मैं प्रिपरेशन कर रही थी ना, वहाँ इम्पा का इंस्टीट्यूट है और मैं वहाँ पे बोल के जाती थी एक दिन मैं यहाँ जरूर पहुंचूंगी, एक दिन मैं यहाँ। तो मैं महीने में 2-3 बार प्रिपरेशन जर्नी में भी वहाँ पे नेस्कैफे कॉफी पीने जाती थी और ये बोल के आती थी और पहुंच गए। Now that you have achieved one target, सिविल स्टेट सर्विसेज से सिविल सर्विसेज की तरफ का कोई थॉट? एज ऑफ नाउ आई एम हैप्पी इन लर्निंग, तो अभी तो फिलहाल नहीं है। ओके, अमेजिंग। अब टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि आपसे बात हुई थी, आपने बोला कि आपका यू हैव सम काइंड ऑफ एसोसिएशन फ्रेंडशिप विद मीत ब्रदर्स व्हिच आर वेरी फेमस। आप मुझसे पूछ रहे थे तो मैं आपको बता दूं, दे आर वेरी फेमस। और एक सॉन्ग मेरा ख्याल आप लोगों ने कंपोज किया है जो अभी रिलीज हुआ नहीं है। तो अगर आप बोल सकते हो, कुछ बोल हमें सुना सकते हो उस पर्टिकुलर सॉन्ग पे? हाँ जी, एक्चुअली मेरी एक डिसीज्ड डॉग है लैला, जो बहुत प्रीशियस है मेरे लिए, तो उसके लिए मैंने लिखा था, लिरिक्स मैंने लिखे थे। एंड हरमीत फ्रॉम मीत ब्रदर्स टू यू, ही वाज काइंड इनफ, ही इज अ गुड फ्रेंड, तो उन्होंने उसको कंपोज किया एंड अभी वो अनरिलीज फॉर्म में है। तो कुछ उसकी लाइंस ऐसे, आई एम नॉट ए गुड सिंगर बट तू है वो फरिश्ता सांसों से जिसका रिश्ता, तेरे संग यारा लागे है जग ये प्यारा, तू ही तो खास है, तू ही मेरी आस है, तुझ में ही है मेरे जीने की हर वजह। अमेजिंग। मुझे लगता है कि आपको ऑफिसर तो हो ही आप, साथ के साथ आप, क्योंकि मीत ब्रदर्स एसोसिएशन भी है, तो आपको सिंगिंग पार्ट टाइम लेना चाहिए। तो ये यू संग इट वेरी अमेजिंगली। और हम दुआ करेंगे कि कब रिलीज हो रहा है ये सॉन्ग? देखते हैं। अभी इसकी डेट नहीं, डेट वैसा कुछ नहीं है, वीडियो नहीं अभी बना है। अच्छा, तो, मतलब यू गाइस आर स्टिल वर्किंग ऑन दिस? ऑडियो बन चुका है, तो वी आर वर्किंग। ये कुछ बोल थे जो हमें सुनने को मिले, और पूरा प्रोग्राम अभी बनेगा, ये सॉन्ग बनेगा, और जब भी बनेगा हम आई होप कि उस टाइम हम दूसरा सीजन कर रहे होंगे आपके साथ, सीजन 2 में आपके साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे, और तब हमें ये मौका भी मिलेगा। बट क्योंकि हम ये पॉडकास्ट उन सारे बच्चों के लिए जो मेनली जो सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप एक मैसेज दें कि उन सारे बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, या जो भी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? एक ही मैसेज होगा कि फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर इंस्टिंक्ट।
आपको दुनिया रास्ते दिखाएगी, लेकिन एट द एंड आपको जो अंदर से आवाज़ आ रही है कि अगर 4 रास्ते हैं दुनिया ने दिखाए हैं, तो आपको आवाज़ आनी चाहिए कि मुझे इन 4 में से किस रास्ते पे जाना है। तो वो रास्ता हमेशा आपके लिए बेस्ट होगा, एंड नो मैटर व्हाट यू आर द बेस्ट, एंड मेक श्योर कि आप अपने फेवरेट हों। अगर आप खुद के फेवरेट हैं तो दुनिया भी आपकी इज्जत करेगी। तो इस चीज़ को हमेशा Great. याद रखें। थैंक यू सो मच। सोनाली से इतना सारा, मुझे आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि हम इतना बात कर पाएंगे, और इतना सारा इंसाइट आपने दिया एग्जाम के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, क्या कैसे करना चाहिए, सारी इंसाइट्स आपने दी है। मैं चाहता हूँ कि सारे लोग इसको ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, और हमेशा आप लोगों ने प्यार दिया है, आप लोग प्यार देते रहे। हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना प्यार दे सकते हो उतना दे। और आई प्रॉमिस यू कि नेक्स्ट टाइम इनको तो हम सेकंड सीजन में, क्योंकि इन लोगों के पास टाइम भी इतना ज़्यादा होता नहीं है बाद में, तो नेक्स्ट सीजन में हम दोबारा इनको इनवाइट करेंगे। बट टिल देन हम कोई और नेक्स्ट, आप लोग के पास कोई सजेशन हो तो हमें दे दे, और हम उनको इनवाइट करेंगे नेक्स्ट एपिसोड के लिए। थैंक यू सो मच, सोनाली। Thanks a lot. थैंक यू।